आइए थोड़ा अब आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों ने ये टी, कॉफी, रबड़ का प्रोविजन कवर कर लिया था, यानी हम लोग कर रहे हैं डिडक्शन 30 से सेक्शन 37 तक का जैसे मिलना है हम लोगों को वही कवर कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कि हम लोगों ने इतना कवर कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पढ़ना है सेक्शन 35 पर आ गए हैं, एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफिक रिसर्च। The following deductions shall be allowed in respect of expenditure on scientific research। अगर आपको करता है कोई कंपनी रिसर्च पे लगा हुआ है उसको छूट मिलेगा। क्या? Revenue expenditure incurred by the assessee himself, where the assessee himself carries on scientific research in relation to his own business. Any revenue expenditure made by the assessee on scientific research during the previous year shall be allowed in full। यानी कि रिसर्च कर रहा है, वो खुद से कर रहा है, अपनी कंपनी में खुद से रिसर्च कर रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंस होना चाहिए, नॉट कैपिटल। रेवेन्यू मतलब कि जो रेगुलर बेसिस पर होता है, डेली वाले, रिकरिंग नेचर वाले होते हैं, ठीक है ना, उनको अलाउड हो जाएगा। अच्छा, और सम पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू एन अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन। दो रास्ते हो गए, या तो वो खुद से रिसर्च कर रहा है या किसी इंस्टीट्यूट को दे रहा है या किसी रिसर्च सेंटर को वो दे रहा है, क्या आप रिसर्च करिए मेरे लिए, तो पैसा कुछ दे रहा है उसको। तो वेयर द एसोसिएशन कंट्रीब्यूट एनी सम टू एन अप्रूव्ड रिसर्च सेंटर होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी जो अप्रूव्ड है, हाँ गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, to an approved university, college or other institution to be used for scientific research, it is allowed as a reduction of 100% of the amount so paid, whether the related or unrelated to the business of SC। तो बात ध्यान समझना, यानी कि हमारे बिजनेस से वो संबंधित रिसर्च है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है। आपने किसी रिसर्च सेंटर को, आपने अप्रूव्ड रिसर्च सेंटर को आपने पैसा दिया है, कंट्रीब्यूट किया है रिसर्च करने के लिए, तो आपको अलाउड हो जाएगा, ये सब मिल जाएगा आपको, 100% मिल जाएगा आपको। खुद से करेंगे तो रेवेन्यू वाला भी 100% मिल जाएगा आपको। थर्ड, सम पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू अ कंपनी। अच्छा, 100% विच इफेक्ट फ्रॉम WF विच इफेक्ट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 18-19, यानी प्रीवियस ईयर 17-18 में हो जाएगा। अब द सम पेड टू कंपनी शैल बी अलाउड ए रिडक्शन इफ एनी कंपनी क्या इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। आपने किसी कंपनी को दिया, जिस कंपनी को दिया वो कंपनी कहाँ की है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, साइंटिफिक रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना, उसका मेन ऑब्जेक्ट है इस कंपनी का, और ये अप्रूव्ड है, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी वाला अप्रूव्ड कंपनी है, और ये फुलफिल करता है सारे कंडीशन जो भी प्रिस्क्राइब हैं। यानी कि आपने 3 तरीके से आपने देखा, या तो रिसर्च आप खुद कर रहे हो, या फिर रिसर्च किसी रिसर्च सेंटर को आप पेमेंट कर रहे हो, या तीसरा क्या है, आप किसी कंपनी को, ऐसी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, इसका उद्देश्य रिसर्च डेवलपमेंट करना है और पूरा वो अप्रूव्ड है, और क्या है, सारे कंडीशंस जो उन्होंने पूरा कर रखा है, ऐसी कंपनी को आप दे रहे हैं तो भी आपको उसे मिलेगा। सम पेड फॉर द सोशल और रिसर्च, स्टेशनल रिसर्च 100% इसको मिलने वाला है। यानी जहां जहां आप बताया जा रहा है आप लोगों को रिसर्च देना है, इसको क्या मिलेगा आप लोगों को, 100% आपको छूट इसका मिल जा रहा है आप लोगों को 35 के तहत। ठीक है, फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 35(1)(a) विच इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, ये इस बार से लागू हुआ। अप्रैल 21 से क्या, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्टेनिंग सेक्शन 35(1)। जानते हो इसका मतलब क्या होता है, जब कभी कोई एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट डालती है या एक्ट में प्रोविजन डाला जाता है, तो क्लियर आ रही है, मेरी वॉइस नहीं जा रही है आपको, और किसको नहीं जा रही है? क्लियर नहीं है सर, कट रही है बीच बीच में। अच्छा, बाकी लोगों को क्लियर है क्या, खाली आपको? ये सर क्लियर आवाज आ रही है। तो यहाँ सही है, इसका मतलब आप थोड़ा विंडो साइड पर आ जाइए, ठीक है। ओके ओके सर। तो हम ये बता रहे थे आपको, नॉट विद स्टैंडिंग मतलब एनीथिंग, यानी कि पहले से, पहले इधर आओ, पहले इसको, इसका मतलब पहले समझा दें हम। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग मतलब क्या होता है, इधर आओ पहले, क्योंकि हमको देखिए आप, पहले आपको हम समझा दें ये होता क्या है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, ठीक है। समझो, जो बीच में जो आ गया है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, कंपनी ने पहले से कोई सेक्शन में 35(1) लिखा था, सेक्शन 35(1) में जो बातें कही गई हैं, जो प्रोविजन कहा गया है, जो लॉ कहा गया है, जो रूल्स बनाए गए हैं, आपको फॉलो कर रहे थे हम लोग। उसके बाद जब गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल कोई कंडीशन आ जाती है, कि कोई सिचुएशन आ जाती है जो कॉमन नहीं रह जाती है, तो उन स्पेशल के लिए वो अलग से लिखा जाता है कि भाई जो 35(1) में जो हमने कहा था नॉट फिर स्टैंडिंग एनीथिंग, उसका सारे कंटेंट क्या हो जाएगा, सब हटा दीजिए, और उसके बाद अब जो कह रहे हैं वो सुनिए।
जैसे हम कल आपसे कुछ कहे थे करने के लिए और जब आ जा रहे हैं तो कुछ और कह रहे हैं, तो आप हमको रोकेंगे ना कि सर आप तो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। तो हम कहेंगे रुक जाओ, इस पर्पज के लिए जो कल कहे थे उसको भूल जाओ, जो आज कह रहे हैं वो सुनो, वो करो। पीछे वाला नॉट एनीथिंग, वो सब छोड़ दो, आप आज जो कह रहे वो सुनो। तो जब नया चीज अमेंडमेंट जब आता है तो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए कमेंट के लिए, तो पीछे लागू होगा नहीं, जिस पर लागू होने वाला होता है उसको रोक देते हैं, उसको रोकिए, आज जो है वो सुनिए आप हमसे। अब तो अब चलो आप उसमें लिखते हैं, क्योंकि ये लाइन बार बार आएगी, तो इससे पहले हम बता दिया हमने आपको। फिर चलते हैं अपने बुक पर। सॉरी, ये कह रहा है 35(1) में जो कहा गया था वो कह रहा है कि रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट college or institution of the company referred to section 531 2 3 4 shall not be entitled to reduction under the respective class unless, तब तक नहीं मिलेगा जब तक they prepare a statement of containing prescribed detail to deliver to the income tax authority to the prescribed form and manner within the prescribed time limit, or for instance to the donor a certificate specifying the amount of donation in such manner containing prescribed particulars within the specified time from the date of the split of sum। यानी कि इन लोग देना होगा तो आपको एकदम प्रेस्क्राइब मैनर में, टाइम लिमिट के साथ, डिटेल के साथ, प्रेस्क्राइब फॉर्म में सब फिलअप करना होगा, सर्टिफिकेट देना होगा, तब जाके आपको रेशन मिलेगा। वरना झूठ बोलिए तो आप दान दिए हैं या आपने कंट्रीब्यूट किया है नहीं किया, इस बात का सबूत एविडेंस तौर पर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, आपको रेशन मिलेगा। ठीक है ना। अब आइए अब आपसे कह रहा है अगला, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इंकर्ड बाय शशि हिमसेल्फ। अभी तक क्या बोले थे हम लोग, रेवेन्यू बात कर रहे थे, खुद से किया था, रेवेन्यू किया था, 100% मिल गया डिडक्शन। अब क्या हो रहा है वो खुद से कर रहा है लेकिन वो एक्सपेंस क्या है हमारा, वो कैपिटल एक्सपेंस है हमारा है। ठीक है ना। उसमें क्या हो जाएगा, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च related to the business carried on by the Shashi is allowed in full for the relevant previous year। अच्छा, no reduction shall be admissible in the respect of any expenditure on the acquisition of any land। अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हैं उसका एक्शन नहीं मिलेगा, बाकी साइंटिफिक रिसर्च करने को अपने कैपेसिटी किया है तो मिलेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च which cannot be absorbed on account of insufficiency of profit under the business head or any other head, the unabsorbed part will be carried forward and treated in the same manner as unabsorbed depreciation। यानी कि अगर आपने कोई एक्सपेंसेस कर रखा है, मान लो कि इसका कहने मतलब ये है कि 1 लाख रुपए आपने एक्सपेंस किया और उस साल की प्रॉफिट क्या है, 80,000 की प्रॉफिट ही थी आपकी, तो कैसे आप घटाएंगे भाई, 1 लाख खर्चा आपने किया है, 80 प्रॉफिट है, कैसे घटाएंगे आप, 20,000 कम पड़ गया, 80 घट पाएगा, प्रॉफिट कम पड़ गई, इनसफिशिएंट हो गया, तो 20,000 बच गया, तो 20,000 आपका जो बच गया, एक्सपेंडिचर नहीं ले पाए आप, 80 ले पाए, तो ये 20,000 रुपया आपका नेक्स्ट ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। और इसको आप हमेशा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की तरीके से, यानी कि लाइफ टाइम कभी भी जब भी कभी प्रॉफिट होगी आपकी, उससे आप लेस कर लेना, एडजस्ट कर लेना। ठीक है ना। अगर सफिशिएंट है इनिशियल पूरा लेस हो जाएगा, अगर प्रॉफिट आपकी इनसफिशिएंट है तो जो पोर्शन आपका एडजस्ट नहीं हो पाया, रिएक्शन नहीं ले पाए, वो आगे किसी साल प्रॉफिट में होगी तो आप उसको फॉरवर्ड कर लीजिए, आगे एडजस्ट कर लीजिएगा, लेस कर लीजिएगा, रिएक्शन ले लीजिएगा कभी भी, जस्ट लाइक अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जैसे हमें मिलता है उसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर है some paid to a national laboratory or recognized university or an Indian institute of technology for an approved scientific research program। ऐसे लोग जो करते हैं, आप लोग टेक्नोलॉजी की आप इन्वेस्टमेंट को दे रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, तो approved person for carrying out a scientific research program which approved by the prescribed authority will be eligible reduction of 100% sum paid। यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, 100% का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है। अगला आपके सामने बताया जा रहा है एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च, यानी अ रिडक्शन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 100% ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ए कंपनी ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी शैल बी अलाउड, हाउएवर द रिडक्शन इज नॉट एलिजिबल इन द इफ द एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड ऑन द लैंड ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ भी आ गया, आप लैंड बिल्डिंग खरीदे नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर हाउस मतलब क्या है, अपने घरेलू खर्च के, घर मतलब घर के, कौन सा घर, कंपनी अपने अंदर में, जैसे बोलते हैं इंडिया हमारा घर है ना, हमारा पर्सनल घर अलग है, इंडिया हमारा घर है।
होम कंट्री, होम टाउन बोलते हैं ना, तो कंपनी का होम पर्पस, कंपनी अपने खुद के लिए करे अगर, तो भी राउट हो जाएगा 100%। हाँ, खाली लैंड बिल्डिंग का नहीं मिलना है। फिर क्या कह रहा है आपसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर टू ऑब्टेन द राइट टू यूज स्पेक्ट्रम फॉर द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए द प्रीवियस प्रोविजंस आर द सेम डिस्कस इन पॉइंट 7, वही सब कुछ यहाँ भी लैंड बिल्डिंग मिलेगा, बाकी सब मिलेगा आपको। फिर कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर टू ऑब्टेन द लाइसेंस टू ऑपरेट telecommunication services, any capital expenditure incurred on the acquisition of the any right to operate telecommunication services or either before the commencement of the business of the operate telecommunication services or thereafter at any time during the previous year and the which payment has actually been made, the operating license will be allowed as reduction in equal installment over the relevant previous year। ठीक है ना, जिस ईयर में आपने लिया है उस प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, उसका रिडक्शन लाइसेंस देगा, फीस जो दिया पे किया आपने मिलता जाएगा। कैसे मिलेगा? रिलेवेंस में मतलब होता है इन अ केस वेयर द लाइसेंस फीस एक्चुअली पेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज द प्रीवियस ईयर बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस कमेंस्ड, यानी कि आपने लाइसेंस ले लिया अब इस साल और बिजनेस स्टार्ट किया अगले साल से, लाइसेंस पहले लेना पड़ता है। तो जब से आपने स्टार्ट किए जिस ईयर, तो उसमें लिखा रहेगा ना कि फ्रॉम वैलिड कब से कब तक रहेगा। हम लिया आपने फरवरी में, अब काम शुरू करेंगे अप्रैल में, तो अप्रैल से उसमें लिखा रहेगा कि अप्रैल 2021-22 से कहां से 25 तक 26-28 तक जहां तक भी रहेगा, उसी हिसाब से आपको जैसे मिलेगा। जिस साल आपने लिया उसे नहीं, यहाँ पे मतलब ये जब आप कमेंस कर लेंगे तब से आपको जैसे मिलना शुरू हो जाएगा। और एनी अदर केस बता गया तो प्रीवियस ईयर बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच द इन लाइसेंस भी एक्चुअली पेड, जब पे किए उसी ईयर से स्टार्ट हो जाएगा आपका, एंड द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द विच द लाइसेंस फॉर विच द फीस इज पेड शैल बी इन्फोर्स्ड, अपने आप लागू हो जाएगा उसके ऊपर। अब आइए बात करते हैं अपने एग्जांपल 1 की ओर। इतना बात करने के बाद अब जाके मेरा एग्जांपल 1 आया जो जो बताया गया था। तो एग्जांपल 1 कौन पढ़ेगा? पंकज तुम पढ़ोगे या हम ही पढ़ें? ये सर पढ़े। X Limited is engaged in providing telecommunication services in India. For this purpose, it enters into an agreement on 1st April 2019 with the Department of Telecommunication, Government of India. As per the agreement, X Limited is given a license for providing telecommunication service in MP state for a period of 10 years from 1st April 2019. License fee are fixed at 18 lakh payable in two equal installment on 10 April 2019 and 10 April 2020. Assuming that two installments are paid by X Limited on due date, find out admissible deduction under section 35ABB for the previous year 2020 to 2021. The business commenced during the previous year 2019 to 2020. हाँ, यहाँ शुरू हो चुका है, अब 9 स्टार्ट हो चुका है, और आपने जो पहला पेमेंट किया था 920 में किया था 9 लाख रुपए का, दूसरा किया है वो भी आपने 9 लाख दिया है आपने, 2 पार्ट में 20-21 में कर लिया था, बिजनेस स्टार्ट हो चुका है आपका 19-20 में ही। तो आपसे कहा था ना कि जितने लाइसेंस मिला है उतने साल के लिए आपको जैसे मिलता जाएगा। तो आप निकालिए, जब आपने निकाला तो आपने देखा सर 1/10 क्या लिखा है उसमें, देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब पे किया आपने प्रीवियस ईयर 1920 में कितने रुपए का था सर वो 9 लाख रुपए का, और 1920 में आपने पे किया, स्टार्ट भी कब कर लिया आपने 1920 में आपने स्टार्ट भी कर लिया है। तो पूरा 10 साल मिला है आपको, लाइसेंस 10 साल का था, तो आप 10 से डिवाइड कीजिए यानी 1/10 निकालिए, 90,000 रुपए आपको जैसे मिलेगा। तो 90,000 रुपए कब मिलेगा सर? हर साल मिलेगा। 10 साल लाइसेंस है, फीस दिया आपने 10 साल के लिए, तो 10 साल, एक साल कितना पड़ा? 90,000 पड़ा, 90 10 साल तक आप रिडक्शन लेते जाएंगे, अपने आप आपको 9 लाख कुछ मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट एक बार ना देके आपको हर साल देगी, क्योंकि लाइसेंस यूज कब करेंगे आप? 10 साल तक करेंगे। अगर 1 साल का होता लाइसेंस एक साल बढ़ा लेते हैं हम 9 लाख रुपए, लेकिन 10 साल का फीस दिया है आपने तो 10 साल चलेगा वो, तो उसका रिडक्शन में क्या मिलेगा? 10 साल तक मिलेगा आपको, 110 मिलता जाएगा। क्लियर है बात? सॉरी। दूसरा बात कर रहे हैं, दूसरा पेमेंट कब किया आपने? सही इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया आपने 20-21 में, प्रीवियस ईयर में 20-21 में कितना 9 लाख रुपए दिया था आपने। अच्छा, क्योंकि 20-21 में आपने पेमेंट किया है, बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया 19-20 में, और 19-20 में ही लाइसेंस आपको मिल चुका था।
आपने लाइसेंस, ध्यान रखो बच्चों, आपने लाइसेंस कब लिया है? 19-20 में। पेमेंट आपने 2 पार्ट में किया है ना, ध्यान रहे, पेमेंट 2 पार्ट में किया ना। लाइसेंस तो एक ही है कि 2 लाइसेंस है? पेमेंट 2 पार्ट में किया आपने। पंकज समझ रहे हो ना? सलभ, सुभी, यस सर। सभी लोग सुन रहे हैं? समझ दीक्षा, यस सर। भूमिका जी समझ रही है, सुन रही है? यस सर। तो अब क्या हुआ इसमें? उसने कहा कि भाई आपने लाइसेंस ले लिया था, जिस साल आप लाइसेंस लिए उस साल से आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो गई, जितना पेमेंट करेंगे उतना ही छूट मिलना है। तो आपने 9 लाख दिया था, 10 साल में कहा था, 90 मिल गया। दूसरा पेमेंट जब किया आपने 20-21 में किया था और लाइसेंस तो मिल गया था आपका कितने में? 19-20 मिल चुका रहा, तो 1 साल तो आपने लैप्स हो गया। उसी वक्त अगर पूरा पेमेंट कर दिए होते तो इसका भी उसी 10 साल मिलता। अब यहाँ से जब आप 9 लाख पेमेंट किए हैं, लेकिन लाइसेंस तो आपका 10 साल से स्टार्टिंग शुरू हो चुका है 19-20 से ही, तो अब 1 साल तो बीत गया है, कितना बचा आपके पास? अब 9 साल से बचे हैं आपके पास। बी केयरफुल, लाइसेंस आपको प्रीवियस ईयर मिल चुका था, उसमें आप 10 जितना पेमेंट किया 10 साल का मिला, 10 साल डिवाइड कर लिया हमने। लेकिन दूसरा पेमेंट जो किया 9 लाख रुपए का, 1 साल बाद किया आपने, तो 1 साल बीत चुका है, अब ये स्टार्ट हो चुका है आपका काउंटिंग, मीटर ऑन हो चुका है आपका, अब 1 साल बीत चुका है, अब 9 साल बचे हैं आपको। तो ये जो 9 लाख रुपए आपने पेमेंट किया है, अब 9 साल बचे हैं आपको ना, तो 9 साल मिलना है आपको, इसका मतलब तो 1/9 करिए आप, कितना आ गया? 1 लाख रुपए आ गया। यानी डिडक्शन कहने का मतलब है पूरा मिलेगा आपको। 9 लाख दिया पहले का, तो 90 के 10 साल मिलेगा, और जो बाद में 9 लाख दिया आपने तो 9 साल बचा है आपके सामने। तो भाई 9 साल लाइसेंस का पीरियड बचा हुआ है, तो 9 साल तक ही ना देंगे आप डिडक्शन। अगर इसको भी 110 कर देंगे आप तो 90 दे पाएंगे, 10 साल के बाद लाइसेंस खत्म हो जाएगा, तो आखिरी किस्त बच जाएगी, नहीं ले पाएंगे हम। तो 9 साल बचा हुआ है, 9 साल पूरा लेंगे पूरा, इसलिए इनको क्या 1 लाख मिल जाएगा। तो इस साल क्या हो गया? 1,90,000 इसका आउट हो गया, ठीक है। और हर साल मिलता चला जाएगा, अपने आप पूरा खत्म हो जाएगा। अगर चाहो उसको हम लिख के बताएंगे आपको, हम देखिए लिख देते हैं अभी हम, और क्लियर हो जाएगा आपको। इसको बना लो। देखो, अगर यहां से हम बात कर रहे हैं, अपना स्केलिंग पर ले लें, इसको हम उठा के यहाँ पर लिया हमने, ये मेरा क्या था? 1920, ठीक है। उसके बाद क्या पीछे पड़ा हम लोगों का? 2021, ये कहा था। तो आपने जो है 9 लाख रुपए यहाँ पे किया ना, और 9 लाख रुपए आपने यहाँ पे कर दिया, 2 बार पेमेंट किया है। और यहाँ से क्या हो गया है? आपका बिजनेस क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, यहाँ से कमेंस्ड हो गया, यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और पेमेंट यहाँ 2 बार में कर दिया, अगला पेमेंट यहाँ किया आपने, तो अब पेमेंट जितना करोगे रिडक्शन पूरा मिलेगा आपको। लेकिन वो कहा है जितने ईयर का लाइसेंस है उतने ईयर तक मिलेगा, एक बार नहीं देंगे। तो यहाँ जब आपने पेमेंट किया है पहला वाला पेमेंट, तो पहले पेमेंट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जा रहा है? ये 10 ईयर हो जा रहा है आपका, ये पूरा क्या हो रहा है आपका? 10 इयर्स में आपको मिल जा रहा है मौका, 10 इयर्स है तो 10 ईयर मौका मिल रहा है। 9 लाख आपने पेमेंट किया है, 10 सालों में इसको आप पीरियड में आपको 90,000 करके आपको जैसे मिल जाएगा, 10 साल 9 लाख पूरा पा जाएंगे आप। दूसरा वाला आपने यहाँ पेमेंट किया, किस में किया है? अगर यहाँ दूसरे वाले से आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं एड लाइसेंस इंड होने के डेट पर, यहाँ लाइसेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पर लाइसेंस आपका इंड हो जाएगा ना 10 साल बाद। यहाँ पर 10 ईयर है तो यहाँ कितना बचा? यहाँ पर 10th ईयर, यहाँ जो खत्म हो जाएगा 10th ईयर आपके सामने यहाँ पर है, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ चेक कर रहे हैं अब कितना बचा आपके पास? यहाँ तो आपको 9th ईयर बचा ना रिमेनिंग, तो यहाँ 10 साल पूरा बचा रहा, तो 10 साल आप क्लेम लेंगे, 90 का पूरा क्लेम मिल जाएगा आपको, जैसे मिल जाएगा। और यहाँ तो आप क्या है, सिर्फ 9 ही बचा है। तो अब लाइसेंस भले 10 साल का था, लेकिन आपके पास समय कितना बचा है क्लेम करने के लिए? 1 साल यहाँ का आपका गैप हो चुका है, यहाँ तो मिलेगा नहीं, पेमेंट आपने यहाँ पर कर रखा है, तो समय आपके बचा है आपके पास सिर्फ 9 साल बचा है। और 9 साल में 9 लाख रुपए जैसे लेना है, इक्वल प्रपोर्शन में, जाहिर सी बात है डिवाइड में 9 करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे? इस वाले में क्या मिल जाएगा आप लोगों को? 1 लाख मिल जाएगा आप लोगों को। तो इस पीरियड में जो आपको मिलेगा यहाँ पर ग्रीन वाले में 1 लाख पर ईयर मिलेगा आपको, और इस वाले में इस वाले में जो रेड वाला हमने किया लाइन खींचा है, इस वाले में क्या मिलेगा आपको? 90,000 मिलेगा। यानी कि पूरा ये भी मिल जाएगा, पूरा ये भी मिल जाएगा, बस शर्त यही है जब आप पेमेंट करेंगे वहां से मिलना शुरू होगा, और स्टार्टिंग वही जब लाइसेंस लिए वहां स्टार्ट हो जाएगा मिलना आपको। लाइसेंस लिया हमने 19-20 में स्टार्ट हो गया, वहां जो पे कर दिए वहां 10 साल बचा रहा, 10 साल से क्लेम कर लिए, 10 डिवाइड कर लिए। अब जो दूसरा पेमेंट किए 1 साल बाद, अब यहाँ से 9 साल बचा है, तो यहाँ से 9 साल का मिलेगा, 9 डिवाइड करना पड़ा हमको। अगर इसको भी 10 साल लाइसेंस आप दे देते 90,000 तो फिर 9 साल में हम पूरा क्लेम ना कर पाए होते, 90,000 बच जाता। तो 90,000 यहाँ तो कोई जैसा मिलेगा नहीं हमको, यहाँ मिलना नहीं है, जो मिलना है यहीं तक मिलना है हमको,
इसीलिए नौ डिवाइड करना पड़ा हमको, ताकि पूरा, हाँ वही मिलेगा। अब इसको भी 10 साल कर ले तो इसका 10 साल कब पूरा होगा, यहाँ पे पूरा होगा, और यहाँ लाइसेंस है ही नहीं, जैसे मिलेगा ही नहीं, उसी में कवर करना, लॉस करना पड़ा। मान लो कि यहाँ एक पेमेंट यहाँ भी किए होते तो कुछ आगे बढ़ गए होते, फिर यहाँ अगर मान लीजिए 9 लाख यहाँ पे दिए होते तो क्या करते, अब यहाँ 5 साल बचा होता तो क्या करते, 5 डिवाइड कर लेते, उतना वहां ले लेते। आई थिंक मेरी बात अब सबको क्लियर हो चुकी होगी, सबने बना भी लिया होगा। जिसको दिक्कत हो बोले हमसे एक बार, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो बोल सकता है बोलिए। जितना डिस्कस किया ये पूरी बात, पूरी प्रोविजन अच्छे समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? सब बच्चे बोलेंगे तभी तो हम जानेंगे कि हाँ आप सुन लिए, समझ लिए, देख लिए, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, बोलने में पैसा लगता है क्या तुम लोग का? कि मुंह खोलोगे 100 रुपए गिर जाएगा, मुंह बंद किए रहो, बोलो मत मुंह। पंकज, सलाम, ये सर आ गया। बोला करो, टाइम बचेगा। ऐसा नहीं कि आप मुंह खोलेंगे 100 रुपए गिर जाएगा आपका, मुंह बंद किए रहो, मत बोलो, मत खोलो मुंह, पूछो, बात करते रहो हमसे। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब छोटी सी बात थी, इतना लंबा चौड़ा प्रोविजन, इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन, लेक्चर सब हो गया, अब बात एक लाइन का था। अब आगे 35 AD, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफिक बिजनेस। पढ़ो पंकज, पंकज जी पढ़िए। Yes sir, पढ़े। And SSC shall be allowed a deduction in respect of the whole of any expenditure of capital nature, excluding expenditure incurred on the acquisition of any land or goodwill or financial instrument incurred wholly and exclusively for the purpose of any specified business carried on by him during the previous year in which such expenditure is incurred by him. Any capital expenditure in respect of which the payment or aggregate of payment made to a person in a day otherwise than by an amount pay check drawn on a bank or an account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such रुको, इसमें कहा अब आपको डिडक्शन मिलेगा रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एज स्पेसिफाइड बिजनेस में, जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रखेगी उसके हिसाब से। अब आपने कोई खर्चा खाई लैंड बिल्डिंग हम छोड़ देंगे, यहाँ भी लिखा है एक्सक्लूड करके, लैंड बिल्डिंग खर्चा छोड़िए आप, बाकी मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर में इनकम किया आपने अगर, और एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर रेस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस पेमेंट ऑफ aggregate or payment made to a person in a day otherwise than by amount paid check, account paid check से payment करें down bank on the account of pay bank draft, use of electronic clearing system through bank, मतलब कोई किसी भी प्रकार से यूपीआई किया है, ट्रांसफर किया है, बैंक ड्राफ्ट किया है, सब पेमेंट हिसाब से पेमेंट किया है, कैश नहीं होना चाहिए। थ्रू सच other such type of electronic mode exceed ₹10,000, it shall not be allowed as deduction. The deduction shall be allowed during the previous year in which the commence operation the depot. होता क्या है ना, अभी सिस्टम आ गया है कि 10,000 रुपए से ऊपर का खर्चा, तो अभी जब सब पढ़ ली ना कहानी इसकी पूरी, अब तुमको हम हिंदी में सिखाते हैं इधर। हिंदी में सुनिए, मेरे ड्राइंग छोड़िए, जो हम करें वो सुनिए अब, ठीक है ना, आपको हाँ जल्दी समझ में आएगा, उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है। देखो सिस्टम ये हो गया है बेटा अब कि आप जो भी बिजनेस पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, बहुत से डेली एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके, बहुत सा पेमेंट हो रहा है, तो 10,000 रुपए से नीचे का कोई अगर पेमेंट है, 10,000 से, फिर सुनो, 10,000 रुपए से कम का अगर पेमेंट है, आप इन कैश पेमेंट कर सकते हैं, 2,000, 4,000, 5,000, 9,000, 10,000 से कम आप कैश से पेमेंट करिए। जो सारा खर्चा जो पेमेंट कर रहे हैं वो बिजनेस रिगार्डिंग खर्चा है और 10 से कम में है, आप कैश में कर दीजिए, अलाउड है, डिडक्शन उसका अलाउड, पीएल डेबिट आप कर सकते हैं। लेकिन बेटा अगर कोई भी एक्सपेंसेस ऐसा है जो कि आपके बिजनेस रिगार्डिंग का है, बिजनेस के लिए कर रहे हैं आप, और 10,000 रुपए से ऊपर का पेमेंट है, 10,000 रुपए से ऊपर का पेमेंट आपने करना है उसको, और आप क्या कर रहे हैं, उसको आपने क्या कर दिया है कैश पेमेंट कर दिया है, तो पूरा का पूरा एक्सपेंस आपका डिसअलाउड हो जाएगा, भले ही वो बिजनेस से रिगार्डिंग क्यों ना हो। अब बात समझ में क्या बोले हम, क्या बोल दिए हम?
ऐसा खर्चा जो बिजनेस के लिए है, बिजनेस के लिए पर्पज के कर रहे हैं, अलाउड भी है, लेकिन आपने उस पैसे को कैश में पेमेंट कर दिया, करेंसी पे कैश पेमेंट कर दिया आपने, और खर्चा 10,000 से ऊपर का था, वो पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। मेन इसका सार जो था यही था, जो लंबी चौड़ी बात बता रहा है, अभी और भी आगे बताएगा। अभी हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 43B कवर करेंगे, रूल 6GD कवर करेंगे, वहां भी समझाएंगे। अभी समझ लो यहाँ बात आपको, ठीक है ना, मेन मेन बात समझाएं आपको। जैसे मान लो कि हमने कोई अगर मशीन परचेज किया है, मशीन का प्राइस हमारा 25,000 रुपए का है, और हमने उसको कैश पेमेंट कर दिया, जहां से परचेज किया उसको 25,000 रुपए कैश पेमेंट कर दिया, मशीन आ गई। मशीन आ गई, एसेट रूप में शो भी करेंगे अपने बैलेंस शीट में हम, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन का क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खर्चा आपका डिसअलाउड मान लिया जाएगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा आपको उसके ऊपर। जैसे केयरफुल ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कोई भी एसेट परचेज किया आपने, इन कैश परचेज कर लिया आपने, 10,000 के ऊपर की वैल्यू थी, कैश पेमेंट कर दिया है, तो उस पर आपको फिर डिसअलाउड हो जाएगा, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम आप नहीं कर पाएंगे, नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? हाँ कहा गया 10,000 रुपए से ऊपर का अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ये सबको आपको चेक से करना पड़ेगा ना, या मतलब कि आप जो भी काम करिए बैंकिंग के थ्रू करना पड़ेगा आपको होगा। अब चाहे वो आप चेक से पेमेंट करिए, बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करिए, पेटीएम करिए, गूगल पे करिए, व्हाट्सएवर UPI आईडी है ना, पेमेंट करिए, मतलब ऐसे ही पेमेंट करिए कि पैसा क्या हो, अकाउंट ट्रांसफर होना चाहिए आपके, कैश में ना हो, सब क्या हो, नेट बैंकिंग इस्तेमाल करिए आप, चाहे जैसे भी करिए, मतलब वो क्या हो, कैश ना हो, अदर देन कैश फॉर्म में हो। मेरी बात समझ गए आप लोग कि नहीं समझ पाए, क्या बोल रहे हैं बोलो, पंकज बोलो, समझ में आ गया? अगर 10,000 से ऊपर पेमेंट करना है तो क्या किसमें करोगे, कैश में या फिर चेक से? और चेक से मतलब होता है कि बैंकिंग थ्रू होना चाहिए। अब बैंकिंग में चाहे आप चेक से करिए, चाहे आप बैंक ड्राफ्ट दीजिए उसको, या आप ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करते हैं तो आप अकाउंट ट्रांसफर करिए, फंड ट्रांसफर करिए, नेट करिए, RTGS करिए, व्हाट्सएवर जो भी आप चाहते हैं, UPI करिए, जो भी करना है करिए आप, लेकिन पेटीएम करिए, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी करिए आप, लेकिन अकाउंट होना चाहिए आपका। 10,000 से नीचे है तो आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, अगर 10,000 से ऊपर का खर्चा है और आप कैश पेमेंट करेंगे तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, नहीं मिलेगा उसके डेप्रिसिएशन वगैरह। अब बात समझ में आ गई? ये तो हम सीधी सी बात कौन से बताया हमने आपको, अब यही चीज लॉ में लिखा होगा, ये देखते हैं, फिर चलते हैं वापस लॉ के थ्रू, चले बोलो। अब ये चीज दोबारा भी आएगा, फिर इसको बोलते हैं रूल 6GD में भी एक्सेप्शन दिए गए हैं कि अच्छा कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहां 10,000 से ऊपर पेमेंट करने पर अलाउड भी रहता है। हाँ, उसमें रूल 43B बताया गया था रूल, और फिर रूल 6D बताया गया था, उसमें कहा गया था कि कुछ ऐसे पेमेंट होंगे जो 10,000 से ऊपर भी करने पर अलाउड हो जाएंगे, जैसे मिलेगा उसका, वो इसके एक्सेप्शन होते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है आप कोई टैक्स जमा कर रहे हैं, अब आपका 1 लाख का भी टैक्स जमा हो गया, 2 लाख का टैक्स बन गया ना, आप टैक्स कैश में जमा कर दीजिए, जैसे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, LIC पे जमा करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब गवर्नमेंट करे हमको दोगे ना, ठीक है हम मान लेंगे, किसी और को मत देना कैश में, हमको दो हम मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम ही बताना है तुमको, प्रूफ करना है, हम ही ले रहे हैं, तो सब अभी कुछ बहुत सारे इसमें आएंगे सेक्शन, वो हम बात बताएंगे आपको, अभी आगे इसमें आएगा आगे आपके आई थिंक बात करोगी। वापस स्क्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? सबको स्क्रीन दिखने लगा? बोलिए। यस सर। अब नीचे बता रहा है B point, A point, the expenditure incurred prior to the commencement of this operation and the amount is capitalized in the books of account date of commencement with कर दिया हो। यहाँ पर स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए बताया गया, क्या बताया गया आप लोगों को, इसमें कहा गया था सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अप कोल्ड चेन facility. Cold chain facility means means a chain of facilities for storage of transportation of agriculture and forest product, mean product, or poultry, marine and dairy products, products of horticulture or horticulture and agriculture, and prescribe food item under the scientifically controlled condition including refrigeration and other देखते जो जो चीजें कोल्ड स्टोरेज रखी जाती हैं, कोल्ड तरीके से काम हो रहा है, स्टोरेज काम हो रहा है, उनके लिए कहा है, ये सब किसमें आते हैं, ये सब स्पेसिफाइड बिजनेस में आते हैं। और या फिर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी स्टोरेज, ये भी क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए आप रखे वेयर हाउस, ये भी क्या स्पेसिफाइड बिजनेस में आता है। और लेइंग ऑफ ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल, ये सब की पाइपलाइन नेटवर्किंग कर रहे हैं आप, पाइपलाइन प्रोवाइड करते हैं, वो भी क्या आता है सब इसमें, आप इस पर बिजनेस में आते हैं आपके, ये सब कहा गया इसमें, ठीक है सर। अब डी में क्या गया है, विद इफेक्ट फ्रॉम 11/12 कहा गया, एक्सपायर्ड बिजनेस सेल आल्सो इंक्लूड
द फॉलोइंग बिजनेस प्रोवाइडेड द बिजनेस कमेंसेस इट्स ऑपरेशन ऑन और आफ्टर 1/4/2010 के बाद, ये सारे बिजनेस भी क्या आएंगे, इस प्राइस माने जाएंगे। कौन कौन से बिजनेस? द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया अ न्यू होटल ऑफ 2 स्टार और एबव कैटेगरी, ये भी क्या माना जा रहा है, ये भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। किसमें? स्पेसिफाइड बिजनेस शामिल कर लिया गया। वेयर एसएससी ओन होटल ट्रांसफर द ऑपरेशन ऑफ देयर टू, ठीक है। द मान लो कि जैसे होता है ना कि होटल हमारा है, एसएससी वो खुद करता है और फिर होटल, बट ट्रांसफर द ऑपरेशन चलाने किसी को दे दिया आपने एग्रीमेंट, भाई मेरा एक होटल है, हम नहीं चला रहे हैं, हमने दे दिया महेंद्र को, महेंद्र तुम चलाओ इसको, तो क्या हम बच जाएंगे क्या? नहीं। महेंद्र कहेगा महेंद्र भैया हम तो मैनेजर थे, हमको मिल गया, हम तो होटल मालिक है नहीं, मालिक तो हम है, तो क्या हम बच जाएंगे? नहीं। वही चीज यहाँ आपसे कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि नहीं, आपका होटल अगर आपने ट्रांसफर कर दिया होगा तो भी क्या हो जाएगा, शैल बी डीम्ड टू बी कैरिंग ऑन दिस बिजनेस, मान लेंगे आप ही का है, वो आप ही का बिजनेस माना है, भाई मेरा होटल है, हम दे दिया महेंद्र को, महेंद्र चला रहे हैं, लेकिन क्या है, वो मेरा ही माना जाएगा, डीम्ड मेरे और मानेंगे उसको हम। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ, बोलो ना, सबको क्लियर यहाँ तक है? चलिए